हेलो गाइस, दिस इज़ कुलदीप। आज 18 अप्रैल है और आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फिर से 2 आर्टिकल पब्लिश किए हैं एक्सप्लेन पेज के ऊपर। इनमें से एक है कि इंडिया में जो ट्रेंड रहा है कोविड-19 के केसेस के डबल होने का, उसका एक कंपैरिजन है, वो हमको बताया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन उसके थ्रू। और सेकंड जो आर्टिकल है वो वे एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस, उसके बारे में। सेकंड आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और उसमें ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल में ऐसा कुछ देखने के लिए है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है, उसमें हमको जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक सर्कुलर अभी चार्ट पब्लिश किया है गुरुवार के दिन। और उन्होंने कंपैरिजन किया है बाकी कंट्रीज़ से कि इंडिया का जो केसेस का डबल होने का रेट है कोविड-19 के, वो कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कितना रहा है। जो भी हमसे जिन भी कंट्रीज़ में केसेस हमसे ज़्यादा रहे हैं, उनके साथ में एक कंपैरिजन करके हमको दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारा ट्रेंड रहा है केसेस के डबल होने का और किस तरीके से उनका केसेस के डबल होने का ट्रेंड था, कितना टाइम लगा। इन सब का एक कंपैरिजन हमको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है, वो बोल हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है कि 16 अप्रैल के अकॉर्डिंग हमसे आगे 12 कंट्रीज़ हैं जिनके केसेस हमसे ज़्यादा हैं। 12 कंट्रीज़ में इंडिया से ज़्यादा केसेस हैं। और वो कंट्रीज़ हैं यूएस, स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, ईरान, टर्की, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, इसराइल। तो इनमें जो ज़्यादातर कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी वो सारी यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है, एक्सेप्ट चाइना, ब्राज़ील एंड इंडिया। तो ये जो कंट्रीज़ हैं सारी की सारी यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। अब जो डबलिंग रेट है उसको किस तरीके से इन्होंने कंपेयर किया है, वो आपको मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ पैटर्न। इन्होंने 4 स्लैब्स दे दिए हैं। 4 स्लैब्स जो डिसाइड किए गए हैं केसेस के लिए, वो है 750 से 1500 केसेस, और दूसरा है 1500 से 3000 केसेस, तीसरा है 3000 से 6000 केसेस, और चौथा है 6000 से 12000 केसेस। अब उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये डबलिंग रेट पब्लिश करने से क्या होगा, इनका फ़ायदा क्या है, कुछ बेनिफिट है या नहीं है हमारे सामने इनका, या फिर यूं ही पब्लिश करे जा रहे हैं कुछ। तो क्या इसका बेनिफिट है वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो ग्रोथ है हमारे केसेस की, वो हमको इस चीज़ में हेल्प करती है कि आगे फ्यूचर में हम हमारा जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको शुरू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमको किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है हमको, जो हमारा पीपीज़ हैं वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, हमको स्टाफ कितना चाहिए होगा, और भी जितने भी जो मेजर्स हमको लेने हैं उनके लिए जो प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा, वो हमको यही रेट करेगा। तो अगर हमारे सामने अभी जो ग्रोथ रेट है, जो केस हमारे सामने आ रहे हैं वो लीनियर है। लीनियर का मतलब है कि जो ग्रोथ आप एक टैकल कर पाओगे, या फिर आप एक इतना जो पहले से चलता आ रहा है एक उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एक सडन इंक्रीज देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर सकती है। क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है तो वहाँ पे केसेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे कि 4 महीने में जो कोविड-19 के केसेस हैं वो 10 लाख तक पहुँचे, लेकिन उसके बाद में जो ग्रोथ रेट थी 20 लाख तक पहुँचने में उनको सिर्फ 12 दिन लगे। और रिसेंट जो मैं डेटा चेक किया था मैंने, उसके अंदर हम 22 लाख को क्रॉस कर चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है जो इन्फेक्शन का, वो बहुत ज़्यादा है। लगभग हम 1 लाख केसेस रोज़ नए रिपोर्ट कर रहे हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो अगर ऐसे में हमारी जो ग्रोथ रेट है केसेस की वो एक लीनियर बनी रहे, तो ये हमारे लिए उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कंपैरिजन है सिंपल सा, जो आप देखेंगे कि 750 से जो 1500 तक केसेस गए, उसका एक हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलग से अपना पब्लिश किया है। उसके अलावा जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने अपना एक कंपैरिजन अलग तैयार किया है, जिसमें उन्होंने जो डेटा यूज़ किया है वो जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी का डेटा यूज़ किया है, और ग्लोबल डेटा जो उनका यूज़ किया है। बाकी इंडियन डेटा है वो तो हम मिनिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद में हम कंपैरिजन कर रहे हैं अलग से 20 कंट्रीज़ के साथ में। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ने जो एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक दिया है, आप नीचे देखेंगे एक चार्ट है। ये चार्ट है जो आप देखेंगे तो काफ़ी ईजी है समझने में, और आपको ईजिली समझ आ जाएगा। जितना ज़्यादा ग्राफ ऊपर है, मतलब आपने उतना ज़्यादा टाइम लिया है आपने केसेस को डबल करने में, यानी उतनी अच्छी बात है। जितना कम टाइम आप लगाएंगे उतना आपके लिए नुकसान है। जैसे सबसे जो पीछे आपको दिखेगा इस ग्राफ में, वो यूएस था, क्योंकि उन्होंने अर्ली मेजर्स नहीं लिए, लॉकडाउन नहीं किए और अपनी इकोनॉमी को चलते रहने दिया। तो उस वजह से वायरस का स्प्रेड भी बहुत तेज़ रहा वहाँ पे। और जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले कंट्रीज थे उनमें था इसराइल, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, आयरलैंड और इंडिया। तो इंडिया भी काफ़ी आगे था इन सब मेजर्स को लेने में। और जो डबलिंग रेट था वो देखते हैं हम। इसमें ऐसे कुछ इतना आपको इंटरेस्टिंग या फिर कहूँ कि ऐसा कुछ जाने जैसा है नहीं। बेसिकली आप रीड भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 750 से 1500 केसेस होने में जो हमको टाइम लगा था वो 5 डेज़ था। ये वन ऑफ द स्लोएस्ट था। लेकिन उसका जो नेक्स्ट हमको 1500 से 3000 अपनी जो केसेस डबल करने में टाइम लगा था, वो सिर्फ 3 दिन था। सिर्फ 3 दिन के अंदर हमारे केसेस थे वो 1500 से 3000 हो गए थे, जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम कह सकते हैं। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ का अगर हम कंपेयर करें तो उन्होंने इससे ज़्यादा ही टाइम लिया था। लगभग सब ने 12 कंट्रीज़ थे जिन्होंने हमसे ज़्यादा टाइम लगाया था। उसके बाद में 3000 से 6000 केसेस होने के लिए जो टाइम लगा था वो थे 5 दिन, और 6000 से 12000 केसेस होने में लगा है वो टाइम है 6 दिन। तो जो लास्ट वाला फेज़ है इसके अंदर हम हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ठीक कह सकते हैं कंपेरेटिवली। इसके पीछे दो अलग अलग थ्योरीज है कि एक तो हम टेस्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो टेस्टिंग रेट जो इंडिया का है वो सिर्फ 220 लोग है पर मिलियन, यानी 10 लाख लोगों में से हम सिर्फ 220 लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। जबकि जिन कंट्रीज़ के साथ में हमने कंपैरिजन किया है, आप ऑलमोस्ट देखेंगे कि इनका जो टेस्टिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्ट ब्राज़ील।
ब्राज़ील का टेस्टिंग रेट कम है, बाकी सबका जो टेस्टिंग रेट है वो आपको थाउजेंड्स में देखने को मिलेगा। यूएस का 10,000 पर मिलियन है, और कई कंट्रीज़ का भी 10,000 के करीबन ही है, कई कई कंट्रीज़ का इससे भी ज़्यादा है। लेकिन इंडिया का जो टेस्टिंग रेट है वो बहुत कम है कंपेरेटिवली बाकी सब कंट्रीज़ से। इंडिया के साथ में सिर्फ ब्राज़ील है जिसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं टेस्टिंग रेट के वाइज जाएंगे अगर मिलियन। तो इस आर्टिकल में इतना ही है, ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। जो अगला आर्टिकल है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसे शुरू करते हैं। वे एंड मीन्स एडवांसेस, व्हाट इट इज़ एंड हाउ फार वे रिलैक्सेशन ऑफ लिमिट हेल्प। तो यहाँ पे इकोनॉमी जो हमारी क्रंच करी है अचानक से, एक सोशल रिसेशन, सोशल जो क्राइसिस है, उसके अलावा एक इकोनॉमिकल क्राइसिस भी जनरेट हो गया हमारे सामने। तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, क्या मेजर्स है जो गवर्नमेंट लेगी, या फिर क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए एक वे एंड मीन्स का जो तरीका है वो हमको बताया आज इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक्सप्लेन पेज पे। तो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई फ्राइडे को कि आरबीआई ने जो अपना वे एंड मीन्स जो था उसका लिमिट स्टेट गवर्नमेंट के लिए 60% बढ़ा दिया। तो 60% का इंक्रीज़ हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और तो इसका जो बेस रेट था वो 31 मार्च के ऊपर 31 मार्च से बढ़ा, 31 मार्च का जो रेट था उसके ऊपर आप इंक्रीज़ कर दोगे 60% का। अब यहाँ पे जो आगे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, या फिर आगे मैं समझा दूंगा, तब आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। आप खाली साथ में देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट एग्जैक्टली WMA, वे एंड मीन्स एडवांसेस, एग्जैक्टली है क्या चीज़। ये एक्चुअली एक तरीका है कि जो गवर्नमेंट की जो मिसमैच होता है कैश इनफ्लो में या आउटफ्लो में, उसको टैकल करने का एक तरीका है। यहाँ पे टेम्प्रेरी जो पैसा है आरबीआई है वो बैंक को उधार देता है। ये आपको समझना पड़ेगा, आरबीआई बैंक को पैसा उधार देगा जो थोड़ी सी उथल पथल हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाती है इनफ्लो में आउटफ्लो में स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो उस टाइम पे आरबीआई आता है हेल्प करने के लिए, आरबीआई बोरो करता है गवर्नमेंट्स को, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो। ठीक है। तो आरबीआई हम सबको पता है कि एक आम आदमी के लिए नहीं होता है। आरबीआई के पास सारे जो बैंक कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके अकाउंट होते हैं, या फिर गवर्नमेंट्स के अकाउंट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो उसी के वहाँ से ये WMA का कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी पैसे की कमी होगी तो इनको पैसा कौन देगा, वो आरबीआई देगा। और तो ये सेक्शन 17 क्लॉज 5 आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में ये पैसा लोकेट करता है। और इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे आपको जो पैसा देना है वो टेम्प्रेरी मिसमैच को हैंडल करने के लिए देना है। और इसमें जो 3 महीने से ज़्यादा का आप वो एडवांस जो देंगे वो 3 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं देंगे, यानी जो भी आप उधारी दे रहे हैं वो 3 महीने के लिए दी जाएगी। तो अब ऐसी सिचुएशन है कि हम यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 1 महीने से ज़्यादा का लॉकडाउन है, 3 महीने का आप रिटर्न अगर एक्सपेक्ट करेंगे किसी स्टेट से, तो ये कुछ बहुत अच्छा वैसे भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये एक नया ऑप्शन एक्सप्लोर किया गया, क्योंकि आपको बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे, तो उनमें से एक WMA भी होगा छोटा सा। आगे आप जब और फैक्ट देखेंगे और डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि WMA का रोल कितना रहने वाला है आगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने फिर आएगा कि हाउ मच डज द आरबीआई चार्जेस ऑन दीज एडवांसेस। तो आरबीआई इनके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो कितना होगा। आरबीआई WMA के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो 4.4% करेगा। जो 4.4% है वो क्या चीज़ है, वो आरबीआई का रेपो रेट है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का। रेपो रेट वो रेट है जिसके ऊपर शॉर्ट टर्म पे जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई से बोरोइंग करेंगे। यानी अगर किसी भी बैंक को ज़रूरत पड़ती है अचानक से पैसे की, उनके पास पैसे की कमी हो जाती है, तो वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। तो जो वो पैसा उधार लेते हैं उसके ऊपर वो आरबीआई को एक इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। और जो वो इंटरेस्ट रेट जो नॉर्मल बैंक से हम और आप जिसमें अकाउंट रखते हैं वो पे करेंगे, वो है 4.4%। उसके अलावा एक रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट के अंदर आरबीआई पैसा लेगा बैंक से उधार। यानी आप कहेंगे कि आरबीआई पैसा क्यों लेगा उधार। एक्चुअली में यहाँ पे बैंक से पैसा उधार आरबीआई लेता नहीं है, लेकिन बैंक्स के पास जब एक्स्ट्रा मनी होता है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होती है, तो वो आरबीआई के पास पैसा जमा करा देते हैं। तो उस पर भी उनको इंटरेस्ट मिलता है, आरबीआई कुछ इंटरेस्ट पे करता है। और जो रिटर्न में आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो आप ध्यान रखना कि आरबीआई जब उधारी देगा तो इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा लेगा, और जब आप आरबीआई के पास में बैंक पैसा रखते हैं तो उनको जो रिवर्स रेपो रेट मिलता है वो कम होता है। इसका आप सिंपल सा फंडा कैसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आप बैंक से बोरो करेंगे तो बैंक आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा, जबकि आप अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट बैंक में खुलवाएंगे, कुछ भी एफडी वगैरह कुछ भी होगा, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमेशा बैंक आपके जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उससे कम ही देगा। तो यहाँ इस तरीके से आप आरबीआई और बैंक का रिलेशन भी सेम है। आप बस आपको ये समझ लेना है कि आरबीआई बैंकर्स का बैंक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ओके, इसके अंदर एक और पॉइंट है कि क्या बैंक जो है, या फिर सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना बोरो कर सकते हैं। WMA का एक सेट लिमिट होता है, उससे ज़्यादा वो बोरो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि आप 2% एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके, यानी जो 4.4% है आपका रेपो रेट, उसके ऊपर 2% का एक्स्ट्रा चार्ज करके आप बोरिंग ले सकते हो आरबीआई से। तो ये अगर एक्स्ट्रा बोरिंग लेंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा वो 6.4% का हो जाएगा। और ये एक ओडी अकाउंट की तरह होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है बैंक के अंदर। आप समझेंगे जैसे कि अगर आपका अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर तो आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलता है, अलग अलग बैंक अलग अलग ऑफर करते हैं।
तो अगर आपके बैंक में उतना पैसा है भी नहीं, जैसे अगर मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 का ओडी लिमिट है, तो मेरे अकाउंट में मैं -20,000 तक की पेमेंट कर सकता हूँ। मेरे बैंक अकाउंट में अगर कोई पेमेंट पैसा नहीं है, फिर भी मैं 20,000 तक का चेक दे सकता हूँ, 20,000 तक की पेमेंट कर सकता हूँ। तो जो आपको ये भी कई एक बैंक के बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि जनधन अकाउंट है उनके अंदर ओडी लिमिट कितना है। उनके अंदर ओडी लिमिट 10,000 का दिया दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ सिंपल सी कंडीशन होती है कि आपको 6 महीने तक अपना अकाउंट है वो एक अच्छी स्टेट में दिखाना है, नेगेटिव में आपका अकाउंट नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एग्जिस्टिंग WMA लिमिट्स एंड ओवरड्राफ्ट कंडीशन। तो अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग लिमिट्स हैं वो सेंटर के लिए थी, वो अभी 1,20,000 करोड़ है। 1,20,000 करोड़ सेंटर के लिए है, और स्टेट के लिए है वो 51,560 करोड़ एग्रीगेट है सभी स्टेट्स के लिए कुल मिला के। ऐसे पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए नहीं है, ये एग्रीगेट है। अभी इसमें आप कंपैरिजन करेंगे तो प्रीवियस जो था ये 31 मार्च के अकॉर्डिंग रिवाइज की गई। 31 मार्च तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लिमिट था वो 75,000 करोड़ था, जो बढ़ के हो गया 1,20,000 करोड़। 60% का इंक्रीज़ आप देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो सेकंड आपको स्टेट्स का जो देखेंगे, उसमें आपको 35,000 का लिमिट था स्टेट्स का, सॉरी 32,225 करोड़ का लिमिट था, जो बढ़ के 51,560 करोड़ का हो गया। 1 अप्रैल को RBI ने अनाउंस किया था कि हम 30% तक इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन बाद में जैसे जैसे सिचुएशन ख़राब होती जा रही है तो इन्होंने बढ़ा के उसे 60% कर दिया। अब यहाँ पे जो लिमिट ये दिया जो 75,000 करोड़ प्रीवियस ईयर का था, और ये प्रीवियस ईयर में हाफ ईयरली था, जैसे अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। तो यहाँ पे इस साल भी अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो अलोकेशन है, जो लिमिट है, वो है 1,20,000 करोड़ का। अब 1,20,000 करोड़ के बाद में क्या होगा, यानी अक्टूबर से अप्रैल तक के लिए फिर से क्या होगा, अक्टूबर से मार्च तक के लिए, सॉरी 31 मार्च तक के लिए। तो अक्टूबर से 31 मार्च तक के लिए जो उनका लिमिट रहेगा वो 35,000 करोड़ का रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करते हैं, अभी हम सितंबर तक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भी ये बोरोइंग होगी इस ड्यूरेशन में, वो आपको सितंबर 30 तक के लिए वैलिड होगी, ये जो लिमिट्स हैं आपकी। और आपको जो रीपेमेंट करनी है वो 3 महीने के अंदर अंदर करनी है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम है वो भी आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पे एक ओडी के ऊपर क्या कंडीशन होती है कि आप अगर ओवरड्राफ्ट लेते हैं, यानी जो आपकी सेट लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा आप पैसा लेंगे, तो आपको 2% तो एक्स्ट्रा पे करना ही है, यानी जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 6.4% तो हो ही जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो एक कंडीशन में एक्सटेंड किया है RBI ने, वो किया है कि पहले आप 14 डेज़ में आपको चुकाना होता था अपना ओडी, अभी वो 21 दिन कर दिया उन्होंने। और क्वार्टर वाइज उन्होंने 36 दिन से बढ़ा के 50 डेज़ कर दिया। तो ये उन्होंने एक थोड़ा रिलीफ दिया है स्टेट को और सेंटर को टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो ऐसे मेजर्स लेने ही पड़ेंगे, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई हैव ऑल दीज रिलैक्सेशन बीन मेड। अब इसका पहला सबसे सिंपल रीज़न तो ये है कि हमारी इकोनॉमी अभी मैस में है, पूरी इकोनॉमी एक तरीके से पूरा शट डाउन हो गया, इकोनॉमिक शट डाउन है हमारे सामने। हम देख सकते हैं कि कहीं से भी हमारा जो रेवेन्यू है वो आ नहीं रहा है, पूरे रेवेन्यू जहाँ से आने वाले सोर्सेज थे वो फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो रेवेन्यू आएगा कहाँ से। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी रुक गई है, तो रेवेन्यू आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और रेवेन्यू जो मेन सोर्स था हमारा वो GST था, तो GST भी तब आएगा जब चीज़ें की सेल होगी। सेल वहाँ पे उतनी वो नहीं रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी, कुछ उनके ऊपर रेवेन्यू आएगा। लिकर, मोटर व्हीकल, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ये कुछ सोर्सेस हैं जहाँ से हमारा मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस लॉकडाउन में टोटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो बिल्कुल शट डाउन हो गई है, उनसे जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी रेवेन्यू जनरेट बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। और ऐसे में हमको ये एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि स्टेट को पैसा खर्च करना पड़ रहा है। स्टेट्स को डिफरेंट एक्सपेंडिचर है उनके सामने, और वो इंक्लूड करते हैं वेंटिलेटर खरीदना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स खरीदना, उसके अलावा अदर जो टेस्टिंग किट्स हैं उनको खरीदना, हेल्थ केयर और पुलिस पर्सनल्स हैं उनको उनका डिप्लॉयमेंट करना, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। उनके लिए भी आपको अलग अलग जो किट्स वगैरह हैं या फिर सामान है उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। उसके अलावा आपने खाना प्रोवाइड करवाना है आपके स्टेट के लोगों को, कोई भी भूख से ना मर जाए इस शटडाउन में, इस चीज़ को भी इंश्योर करना है। तो आपके सामने एक्सपेंडिचर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेवेन्यू है नहीं है उतने। तो इस वजह से जो लॉकडाउन है उसने एक पैनिकिंग सिचुएशन क्रिएट कर दिया, जिस वजह से ये वे एंड मीन्स वाले जो एडवांसेस की जो रिलैक्सेशन देने वाली बात है वो यहाँ से शुरू होती है, ये इसका मेन कॉज है, हमको ये समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इतना रिलैक्सेशन देने के बाद में भी क्या ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। क्या जो हम ये रिलैक्सेशन दे रहे हैं, 60% का इंक्रीज़ कर दिया है प्रीवियस जो भी हमारी लिमिट्स थे उसके अंदर, तो उनसे क्या चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है। अब उसको हम आगे और फैक्ट देखेंगे, डेटा देखेंगे तो और चीज़ें क्लियरिटी आएगी, टॉपिक हमको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके बाद में ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कांट दे बोरो फ्रॉम द मार्केट। तो सिंपल सा जायज़ सा सवाल है कि मार्केट से आप क्यों नहीं बोरो कर लेते, क्यों RBI से लेना है पैसा। क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब भी आप कभी भी मिसमैच होता है आपके कैश में, तो मार्केट में आप अपना बॉन्ड्स इशू करते हैं और मार्केट से पैसा उठा लेते हैं सिंपली। तो ये एक सिंपल तरीका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो यूजुअली ऐसा करती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। मार्केट बोरोइंग जो स्टेट्स की हैं वो बहुत ज़्यादा अचानक से एक तो बढ़ गई है। मार्केट बोरोइंग स्टेट की बढ़ गई है, सेंटर की बढ़ गई है, तो वहाँ पे
एक दिक्कत सी हो गई है कि आप मार्केट से पैसा लेंगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। आरबीआई से पैसा लेंगे आपको रेपो रेट के ऊपर पैसा देना पड़ेगा। तो एक डिफरेंस है, जो कम रेट पे पैसा मिलेगा आप वहीं पे जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपको वापस पे भी करना है वो पैसा। उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि जो हमारे स्टेट्स हैं, जो 22 स्टेट्स हैं, उनका जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो उनका जो जीएसडीपी के ऊपर फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट आप अगर टर्म समझेंगे तो फिस्कल डेफिसिट वो होता है कि आपका घाटा कितना है। आप जितना कमा रहे हो, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो उसके ऊपर आपका कितना घाटा हो रहा है, यानी 100 रुपये कमा रहे हो तो खर्चा कितना हो रहा है। अगर आप 100 रुपये कमा के 102 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपका फिस्कल डेफिसिट 2% का हो गया। तो पिछले साल जो हमारे स्टेट का फिस्कल डेफिसिट था वो 2.4% से बढ़ के 2.9% हो गया। अब ये नंबर वैसे देखने में परसेंटेज में आपको छोटा लगेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा होता है, 0.5% का हाई। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि अगर आपने 100 रुपये की कमाई की एक्सपेक्टेशंस करी थी, अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप 100 रुपये कमाएंगे, बस आप इसको थोड़ा 1000 रुपये ले लेते हैं, इससे हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप पहले सोच रहे थे कि आप 1000 रुपये कमाएंगे, तो पिछले साल आपने 999 रुपये कमा लिए थे, ठीक है। लेकिन इस साल की बात करें 2019-20 की, वहाँ पे आप 993 रुपये ही कमा पाए। तो जो 993 रुपये यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कम हो गया, यानी जो आपका पैसा कहीं से आ रहा था उसका रेशियो है वो कम हो गया। तो ये दो प्रॉब्लम्स है कि एक तो आपका जीएसडीपी के कंपेयर में फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, और उसके अलावा जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसका रेशियो भी बढ़ गया, जिससे आपका पैसा जो आ रहा था वो सोर्स कम हो गया, और उसके अलावा जो आपके खर्चे हैं वो बढ़ गए। तो ये एक सिंपल सा फंडा आपको समझना है कि खर्चा बढ़ गया और जो आपकी आय थी वो कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद में हम मार्केट बोरोइंग के ऊपर आते हैं वापस से, कि मार्केट बोरोइंग जो मैंने बताई थी आपको कि मार्केट बोरोइंग हमारी बढ़ गई है, और उसके ऊपर क्या फैक्ट है वो एग्जैक्ट डेटा में प्रिसाइसली हम जब देखेंगे तो पिछले साल तक हमारी जो मार्केट बोरोइंग थी वो थी 10.5 लाख करोड़ के करीबन। प्रिसाइसली बोलूँ तो 10,49,323 करोड़। इसके अंदर से स्टेट का और जो सेंटर का डेटा है वो अलग अलग दिया हुआ है। सेंटर का डेटा था वो 5,71,000 करोड़ था, और स्टेट का था 4,78,323 करोड़। लेकिन उसके अगले साल की बात करें, यानी जो प्रीवियस ईयर हमारा रहा 1920 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसके अंदर 10.5 लाख करोड़ से बढ़ के ये मार्केट बोरिंग हो गई 13.5 लाख करोड़, 13.5 लाख करोड़ रुपये। तो 13.5 लाख करोड़ रुपये आप देखोगे तो अचानक से ये एक आपको हाइक देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 30% का। तो 30% का हाइक आपको मार्केट बोरिंग के ऊपर, मार्केट से जो पैसा लिया है सरकार ने, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करेगी सरकार, वो आपका 30% बढ़ गया एक ही साल में। तो ये काफ़ी एक मतलब साइडनिंग चीज़ हो सकती है, हमारे लिए होनी चाहिए खैर, लेकिन एक्सपेंडिचर एक बड़ी इकोनॉमी के अंदर होते हैं तो इसका हाइक होना बनता ही है। तो और यहाँ पे एक और फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका जो साइज़ है वो है 203 लाख करोड़। 203 लाख करोड़। यहाँ पे हमारे जो मार्केट बोरिंग है वो कितने हैं, 13.5 लाख करोड़, और हमारा जो पूरा जीडीपी है इस साल के लिए वो है 203 लाख करोड़, ठीक है। Given the current pressure on revenue as well as expenditure, not to speak uncertainty over the COVID-19 outbreak, depth, spread, and duration, as the RBI Governor Shaktikant puts it, these numbers are likely to show further deterioration. यानी आरबीआई गवर्नर का सिंपली कहना है कि जो ये डेटा हमने देखा है 13.5 लाख करोड़ का, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा आने वाले टाइम में, ऑब्वियसली बात है कि बढ़ेगा ही, और हो सकता है कि ये बढ़ के 20 लाख करोड़ तक भी चला जाए। तो 20 लाख करोड़ तक अगर ये डेटा चला जाता है तो आप मान के देखिए कि आपकी जीडीपी का जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो आप 10% मार्केट से उधार लेके खर्च करें, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो भी एक हमारा बड़ा एक्सपेंडिचर बिना भाग के, उससे कोई कैपिटल जनरेट नहीं होगा, उससे किसी का भला नहीं होगा, सिर्फ आप पे कर रहे हो, वो आप सिर्फ पे कर रहे हो क्योंकि आपने उधार इतना ज़्यादा ले रखा। तो यहाँ पे अब सिंपली अगर होगा क्या, ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था कि क्यों नहीं हम मार्केट से बोरो कर लेते, तो मार्केट से बोरो ना करने का रीज़न एक ये भी था कि 9 मार्च को सरकार ने रिवाइज़ करी थी जो इंटरेस्ट रेट होती है गवर्नमेंट की, जो बॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर। तो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर रिवीजन किया गया था इंटरेस्ट रेट का। तो 10 साल के लिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ा के 6.86 से 7.57% कर दिया था। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 6.07 से 6.5% कर दिया था। जबकि इसी दौरान आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है वो 5.15 से घटा के 4.4 किया है। तो यहाँ पे आप एक दो चीज़ें देखेंगे, एक तो कि आरबीआई अपना रेपो रेट कम कर रहा है, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो अपना जो इंटरेस्ट रेट है अपने बॉन्ड के ऊपर वो ज़्यादा ऑफर कर रही है लोगों को, कि लोग ज़्यादा उनके बॉन्ड खरीदें ताकि उनके पास ज़्यादा कैश आए, और ज़्यादा कैश आएगा तो वो इकोनॉमी के अंदर फ्लो करेंगे, खर्च करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका बेसिक सा रीज़न तो ये होता है कि आरबीआई रेपो रेट कम करके
बैंक्स को ज़्यादा पैसा देना चाहता है। वो चाहता है कि बैंक ज़्यादा बोरो करें और बैंक फिर आगे ज़्यादा क्रेडिट फ्लो करें, लोगों को ज़्यादा उधार दें, ज़्यादा लोन दें, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़े। क्योंकि हमारे पिछले 7 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो श्रिंक करे जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। उसके बाद में कोविड-19 का क्राइसिस है, तो एक बात तो तय है कि जो ग्रोथ रेट था वो बुरी तरीके से गिरने वाला है। ये तय बात है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे सरकार ने जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर किया है, उससे क्या होगा कि लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड ज़्यादा खरीदेंगे, इन्वेस्टर्स जो होंगे वो गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेंगे और उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और गवर्नमेंट फिर से वापस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एक्सपेंडिचर करेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ईजी ऑप्शन ये है कि वो आरबीआई से वे एंड मीन्स के थ्रू पैसा ले, जहाँ पे उनको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वो 4.44% का करना पड़ेगा। लेकिन जबकि दूसरी तरफ अगर ये गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड करती है, बॉन्ड बना के लोगों को बेचती है, तो वहाँ पे उनको जो इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ेगी वो 7.57 स्टेट के केस में और 6.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपको ये फैक्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों हम डब्ल्यू को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बजाय कि गवर्नमेंट बोरोइंग के, और वो सॉरी मार्केट बोरोइंग के। तो मार्केट बोरोइंग के अंदर क्या दिक्कत है वो चीज़ आप थोड़ा समझ गए होंगे, यहाँ पे थोड़ी आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे सो विल द इंक्रीज इन डब्ल्यू लिमिट हेल्प। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या जो हमने 60% लिमिट बढ़ाई है ये हमको हेल्प करने वाली है? तो वेल आप एग्जैक्टली तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा तो मिलेगा हेल्प, क्योंकि वैसे क्राइसिस बहुत बड़ा है। क्राइसिस में आप कई एस्टीमेट्स देखेंगे तो कई एस्टीमेट्स बताते हैं हमको कि 20,000 करोड़ का हमको रोज़ घाटा होता है। 20,000 करोड़ का हमको रोज़ घाटा, और आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 दिन का लॉकडाउन है, तो आप एस्टिमेट लगा के देख लेंगे कि कितना हमको लॉस हो रहा है। 20,000 करोड़ है वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। थोड़े जो आप कहेंगे कि लिबरल जो एस्टिमेट्स हैं वो 1 लाख करोड़ तक का घाटा बता रहे हैं एक दिन का। 1 लाख करोड़ का घाटा अगर आप एक दिन का मानेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसके बीच का एक एवरेज ले सकते हैं, जो लगभग 50,000 करोड़ पर डे का आपको लॉस इनकर हो रहा है इन लॉकडाउन डेज। तो 40 दिन का आप अगर एस्टिमेट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि करीबन जो आपके सामने जो नुकसान होने वाला है वो होगा आपके पास में 2 लाख करोड़ रुपए का, जो आपकी जीडीपी का 10% है। सॉरी 20 लाख करोड़ का, जो आपकी जीडीपी का 10% है। 200 लाख करोड़ आप हमारी जीडीपी है, तो 20,000 करोड़ का अगर हम को पर डे के हिसाब से अगर हम एस्टिमेट लगाएंगे कंजर्वेटिव, तो हमारा जो घाटा है वो सिर्फ 8 लाख करोड़ का होगा। लेकिन हम थोड़ा सा आप इसको एवरेज लेके चलें, क्योंकि वो ज़्यादा ही कंजर्वेटिव है। तो आप एवरेज 50,000 करोड़ अगर पर डे भी लेके चलते हैं तो आपको 20 लाख करोड़ का घाटा होने वाला है। तो ये एक बड़ा अमाउंट है। इसके ऊपर अगर आप लिमिट्स देखेंगे तो लिमिट्स आपको गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक की है वो है 1,20,000 करोड़ की। तो 20 लाख करोड़ के कंपनसेशन में आप अगर लिमिट देखेंगे 1,20,000 करोड़ की, वो तो बहुत कम है। स्टेट्स की जो लिमिट है वो भी अगर आप मिला लोगे तो लिमिट्स बड़ा मिला के भी हो जाएगी हमारी 1,71,000 करोड़। तो 20 लाख करोड़ का अगर हमारा नुकसान है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी अगर मान के चल रहे हो आप, 8 लाख करोड़ के कंपेयर में अगर आपको सिर्फ रिलीफ जो मिल रहा है वो 1,71,000 करोड़ का ही मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है हमको। तो अब आगे यहाँ पे कौन से चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। एक जो मेन चेंजेस गवर्नमेंट को एटलीस्ट करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा एफआरबीएम एक्ट के अंदर। उसका जो सेक्शन 5 है एफआरबीएम एक्ट का, उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। एफआरबीएम एक्ट क्या है बेसिकली, ये थोड़ा आप बेसिक आप आइडिया लगा लीजिए कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है 2003 का। इसके अंदर गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि आप फिजिकल डेफिसिट के टारगेट सेट करें और उसके बाद में उनको अचीव करें, कि आपको उससे ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं लेना है और कम से कम फिजिकल डेफिसिट को अपना रखने की कोशिश करनी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होंगे, क्योंकि हमारा जो जितने भी मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट को आंसरेबल है। कुछ भी गलत होता है तो उनको पार्लियामेंट में अपोजिशन है या फिर जो भी पार्टी के मेंबर्स है सबको उनको आंसर करना पड़ता है कोई भी क्वेश्चन होता है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फीचर है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 5 क्लॉज 3 है एफआरबीएम एक्ट का, वो बोलता है कि हमको जो स्पेशल जो ग्राउंड्स होते हैं उसके अंडर में इस चीज़ को लूज़ कर सकते हैं, यानी हम फिजिकल डेफिसिट को लूज़ कर सकते हैं, जाने दे सकते हैं। अब वो स्पेशल ग्राउंड्स कौन से हैं, एक तो एक्ट ऑफ वॉर है या फिर नेशनल क्लैमिटी। तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखिए पेंडेमिक ऐड करना पड़ेगा या फिर जो पेंडेमिक है इसको नेशनल क्लैमिटी के अंडर रखना पड़ेगा। और फिर आपको जो फिजिकल डेफिसिट है उससे छूट दिलानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, कि आप फिजिकल डेफिसिट को ध्यान में नहीं रख सकते। फिजिकल डेफिसिट को क्वेश्चन इसको लेके कि हाँ भाई सिर्फ हम फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे, इस वजह से हम खर्चा नहीं करेंगे और बोरिंग नहीं करेंगे। तो ये अभी के लिए एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी होगी। अक्सर आप जब भी वॉर में देखेंगे या फिर कभी भी जब कंट्री कोई वॉर में होती है तो वो कभी फिजिकल डेफिसिट की तरफ नहीं देखती है। तो अभी गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट की तरफ ना देखते हुए उनको बोरिंग लेनी पड़ेगी, चाहे वो आरबीआई से हो चाहे वो मार्केट से हो। और इकोनॉमी को फिर से रन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमी जो है उसके बिना एक इतने बड़े देश को चला पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये था हमारा वे एंड मीन्स एडवांसेस का एनालिसिस। आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि जब भी मैं कोई टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद में उस टॉपिक के ऊपर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैंने वो चीज़ पढ़ी तो थी लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है।
तो मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम एफर्ट मैं इसी चीज़ पे डाल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आपको टॉपिक समझ में आ जाए, और आप जब किसी से बात करो या किसी से डिस्कस करो तो आपको सारी चीज़ें पता हो कि हाँ, ये वे एंड मीन्स एडवांसेस का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या इसकी ज़रूरत है, क्यों हो रहा है ऐसा सब कुछ मार्केट बोरिंग के अंदर क्या है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप एक बेसिकली अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझ सको। अगर ऐसा हो रहा है तो हम सही डायरेक्शन में, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, सजेशंस दो, और सजेशंस में बताओ कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम, और मैं आपके इंप्रूवमेंट को ज़रूर नोटिस करूँगा, और जो भी पॉसिबल मैं इंप्रूवमेंट में कर पाऊँगा वो जल्दी से जल्दी लाऊँगा। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।